नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज 12 बजे 12 खबर में सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के 8 साल पूरा होने पर, यानी पहले कार्यकाल के 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर आज उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एक एक करके जवाब दिया है। राहुल गांधी से लेकर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर सारे सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया है। सबसे पहले राहुल गांधी पर और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उन्हें किस तरह जवाब दिया है, उन्होंने क्यों कहा कि जब राहुल गांधी उत्तर भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारत की बुराई करते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत की बुराई करते हैं। ये कहने की वजह क्या है? क्यों कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? क्यों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को सीधे आड़े हाथों लिया है? वो आपको दिखाते हैं। भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। यानी राहुल गांधी जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको योगी आदित्यनाथ ने कहा है उन्हें रहना चाहिए, वो किसी नमूने से कम नहीं है और उनका भारतीय राजनीति में बने रहना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुना। जो आपका जो दबंग स्टाइल है, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। हाँ, आप ये कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी और जो उत्तर प्रदेश के बाकी नेता हैं वो यही कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में है, ये सिर्फ लीपापोती की जाती है। वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे रोज तो मुझे कहता हो लिस्ट आता है। मैं क्या कर रहा हूं? आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहां कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। आपने किसी श्रद्धालु को यह कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं। किसी बहन और बेटे को यह कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है? कहीं पे किसी को यह कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है? किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहां आई क्या इन 45 दिनों में? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को लेकर जो बात कही, मैं उसका गवाह रहा हूं। 75 दिन लगातार मेगा कवरेज किया, हमारी पूरी टीम रही है। जो बात कह रहे हैं एकदम सही, एकदम ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ महाकुंभ को लेकर ऐसे किसी तरह की कोई शिकायत किसी ने नहीं की है। और अब हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका परिचय करा देते हैं। अखंड राय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। अपनी समस्ती कानपुर में आप जुड़े हुए हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ जुड़े हैं। और ज्ञानेंद्र मिश्रा भी महाकुंभ में कवरेज के दौरान लगातार मेरे साथ रहे, मेरे सहयोगी भी रहे। और लेकिन अखंड, मेरा पहला प्रश्न आपसे ही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल पूरा होने के बाद पहला इंटरव्यू दिया और उनका आक्रामक अंदाज लगातार बना रहा। जब उनसे सवाल किया गया कि ये आपकी दबंग स्टाइल है, तो उन्होंने कहा ये दबंग नहीं, ये मेरी शराफत वाली स्टाइल है। जी राहुल, आपको बता दें कि अपने बेबाक अंदाज के लिए और बेबाक बयानों के लिए सीएम योगी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। और जिस तरीके से इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में दिखाया और बताया है कि क्या कुछ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष, एक बड़े नेता है राहुल गांधी, और उनको लेकर के किस तरीके से बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक है, और नमूने स्पष्ट रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से हमलावर होकर के और इतना बड़ा हमला बोलना,
क्योंकि लगातार कमियां गिनाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करार दिया हो या बाहर जाकर के विदेश में जाकर के भारत की आलोचना करने की बात कही हो। सबसे बड़ी बात है संभल, मथुरा और मुसलमान सुरक्षित है, इन तमाम सवालों के भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो यही सुरक्षित है, क्योंकि अगर बात की जाए अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान अपने आप में सुरक्षित है। एक उन्होंने और बात कही कि 100 हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन अगर कहीं 100 मुसलमान है वहां अगर 50 हिंदू हैं तो वो असुरक्षित है। बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मुसलमान खतरे में है, तो उन्होंने बोला कि जो दूसरे लोग हैं, जो विपक्षी है, उनकी राजनीति खतरे में है। इसीलिए इस तरीके को, इस चीजों को ढाल बना करके लगातार विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम करता है, लोगों को गुमराह करने का काम करता है। बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिए। संभल की बात पे उन्होंने कहा कि संभल में जो चीजें हो रही है वो सामने आ रही है, हम आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं और दुनिया को भी दिखाएंगे कि वहां क्या है। हमने 54 तीर्थ स्थलों को खोज लिया और आगे भी ढूंढते चले जाएंगे। जब मथुरा की बात आई तो मथुरा पे उन्होंने बोला क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि वहां पर नहीं है? कोर्ट में पूरा का पूरा मामला है, अगर कोर्ट में पूरा का मामले का हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहां की तस्वीर बदल चुकी होती। तो आप सोचिए, संभल हो, मथुरा हो, विपक्ष के नेता हो, और प्रयागराज में जिस तरीके से सुशासन और सुरक्षा की बात की गई थी और यहाँ पे बदहाली की बात की गई थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए और उनमें से किसी के साथ भी कोई भी अतिप्रिय घटना नहीं घटी, तो क्या इसको आप कैसे लेते हैं? तो तमाम चीजें थी और तमाम बातें थी, जिसको जोड़ते हुए उन्होंने एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया। और जो जवाब सुनने वाले थे, जितने भी लोग थे, वो हैरान रह गए थे कि क्योंकि इस तरीके से बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। कभी भी कोई भी कहते हैं कि एक ऐसा काम नहीं कि तोड़ मरोड़ कर बोलने वाली बात हो। जैसे आपने दबंग स्टाइल पर बोला तो उन्होंने बोला कि स्टाइल अपनाए। तो लगातार सीएम योगी ये विपक्ष को भी समझाने का काम करते हैं कि उनके स्टाइल में बदलाव होने की जरूरत नहीं है, और जो बोलेंगे वो स्पष्ट बोलेंगे। कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि कोई उनको कुछ कह सके या उनके सवाल, लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है, लेकिन सीएम योगी अपने अंदाज से बिल्कुल भी अलग नहीं हटते हैं। अगर 8 सालों के बाद जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से हर एक सवाल का जवाब दिया, कई बार सवाल ऐसे भी होते हैं जो उनको उल्टे लगते हैं, लेकिन उसका जवाब बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से और बड़ी शालीनता के साथ दिया और समझा के दिया, तर्क के साथ दिया। लेकिन सवालों के जवाब बहुत सारे थे, एक लंबी फहरिस्त थी। पूरा का पूरा अगर इंटरव्यू सुनेंगे तो साफ तौर पर वो विपक्ष पर लगातार हमलावर है और अपनी उपलब्धियों को भी गिनाते हुए नजर आए। जी राहुल, बहुत धन्यवाद अखंड राय, इस पूरी बातचीत को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए। इस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यानी ये तय है कि जो आने वाला चुनाव होगा उसमें भी योगी आदित्यनाथ की स्टाइल बदलने वाली नहीं है। उनका आक्रामक रवैया है जो उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है, वही आक्रामक अंदाज उनका लगातार बना रहेगा और तीसरे चुनाव में भी उसी तरीके से वो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि मेरठ से एक खबर आई है, बड़ी अहम खबर है। यहाँ पर एक थाना अध्यक्ष है, उनको सुबह चौकी का उन्होंने उद्घाटन किया, बाकायदा फूल मालाएं चढ़ाई गई और उसके बाद जो खबर आई, शाम होते होते उन्होंने इफ्तार पार्टी दी तो वो खुद नप गए। जरा वो संकट जी को तस्वीरें प्ले कीजिए हमारे दर्शकों को, जरा वो तस्वीरें। वो भी छीन लिया, हटा लिए गए, पैदल हो गए। यानी दिन में चौकी का उद्घाटन हुआ, तो शाम होते होते इफ्तार पार्टी थी तो नब गए, पैदल हो गए, चौकी इंचार्ज महोदय। ये स्थिति तो ज्ञानेंद्र मिश्रा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके पास 2 खबर होती है, कहते हैं कि 2 खबर है सर मेरे पास, लेकिन 12 बजे 12 खबर का नियम यही है कि एक खबर बताइए, डंकी की चोट पे जो एक खबर हो और उसको पूरी बताइए और बाकी 9 बजे 9 खबर में डालिए खबर। तो प्रतापगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, ये बताइए आप ज्ञानेंद्र। राहुल, आवाज आ रही है? पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। बिल्कुल। देखिए राहुल, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए राहुल, खबर तो दो ही है, लेकिन आपने कहा है तो एक ही खबर मैं आपको बताऊंगा। खबर बड़ी है और खबर बड़ी होने के कारण भी यही है क्योंकि आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये बदमाश काफी दिनों से फरार चल रहा था। गौ तस्करी, पशु तस्करियों के मामले में काफी दिनों से पुलिस की इसकी खोज थी और काफी बड़ा तस्कर था। फिलहाल जो इसका साथी था वो फरार हो गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी था पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और फिलहाल मुठभेड़ तकरीबन ये बताया जा रहा है कि ये 20 से 25 मिनट मुठभेड़ चली है, कई राउंड फायरिंग हुई है और इसके पास से एक गाड़ी और जो है पशु तस्करी से अवैध सामान और कुछ पिस्टल्स बरामद हुई हैं। पुलिस जांच में जुटी है। इनके जो गैंग है उन गैंगों की ढूंढ और दबिश दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, 2021 से ये फरार चल रहा था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है और इसके जो और भी गैंग मेंबर हैं अभी तक वो पकड़े नहीं गए। एक गैंग मेंबर फरार चल रहा है और कई गंभीर मामले इसके ऊपर जो है दर्ज है, पशु तस्करी से रिलेटेड और अन्य चोरी की घटनाओं में, लूट की घटनाओं में। ऐसा बताया जा रहा है कि लूट की घटनाओं में, क्योंकि ये जहां इसकी गिरफ्तारी हुई है वहां से जौनपुर सुल्तानपुर काफी दूर नहीं पड़ता है। अगर बात करें तो अमेठी का भी एक तरीके से बॉर्डर के पास से पकड़ाया गया है। फिलहाल पुलिस की बड़ी कामयाबी है और पुलिस का कहना है कि अभी इन लोगों के जो गैंग मेंबर हैं और भी आज शाम तक या कल शाम तक में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी और जो इनके साथी हैं वो पकड़ाते हैं और कब उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। बड़ा पशु तस्कर था और ये कहा जाता है कि पशु तस्करी के मामले में पूरे प्रतापगढ़ में विख्यात था और प्रतापगढ़ के एक ही थाने में इसके ऊपर मुकदमा नहीं है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो 24 थाने हैं, तो 24 में 20 थानों पे इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। सोच लीजिए, बहुत बड़ी सफलता आज प्रतापगढ़ पुलिस को मिली। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 20 थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो कार्रवाई बहुत जरूरी थी और वही प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की इसके खिलाफ। धन्यवाद ज्ञानेंद्र मिश्रा इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इंद्रवीर सिंह, आप कहाँ मौजूद हैं और रायबरेली की आज की सबसे बड़ी खबर कौन है? पहले आप खुद को अनम्यूट भी कीजिएगा। प्रदर्शनी का अवलोकन अनम्यूट करो इस समय किया जा रहा है। सम्मान लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा जिला सूचना विभाग द्वारा। स्वागत गीत कृपालु इंस्टीट्यूट की बालिकाओं द्वारा लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा जिला सूचना विभाग द्वारा। मुख्य अतिथि का उद्बोधन, उसके बाद विभिन्न लाभार्थी। जी मैं बता दूं, देखिए हमारी मौजूदगी जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है 8 वर्ष अपने पूरे कर रही है और अपने तमाम वो कामयाब जो उनके पल थे वो उनको जो है बता रही है। और उसी में जो है एक अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है रायबरेली में जो सामुदायिक केंद्र है लखनऊ और प्रयागराज हाईवे पर। यहाँ पर ये जो है प्रदर्शनी लगाई गई और कई बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के अलग अलग यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉलों में ही एक स्टॉल हमारे पास जो है लगा हुआ है जल जीवन मिशन का। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक स्टॉल है जल जीवन मिशन का। और जल जीवन मिशन के इस स्टॉल में जब यहाँ पे सीतापुर के जो MLC हैं पवन कुमार जी वो आज पहुंचते हैं और DM हर्षिता माथुर, SP रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह और जो और भी लोग थे उनके साथ में यहाँ मौजूद थे। और जब वो पहुंचते हैं तो पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे जो है किसी तरीके की, राहुल मैं बता दूं कि यहाँ पे जो अधिकारी थे शफीकुल रहमान, जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं शफीकुल रहमान, वो मौजूद नहीं मिले और प्रभारी जो यहाँ पे अतिथि रहे और उत्तर प्रदेश में MLC हैं सरकार में, तो वो यहाँ पे रहे नाराज, काफी नाराज दिखे। हमारे पास एक तस्वीर है, हम चाहेंगे अगर वो तस्वीर 2 मिनट के लिए दिख जाए तो उससे ये लगेगा कि ये नाराजगी DM के सामने जिस तरीके से अतिथि सीतापुर MLC पवन कुमार जी ने दिखाई है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जहां पे 8 साल जो है उत्तर प्रदेश सरकार अपने कामयाबी गिना रही, वहीं पे ऐसे अधिकारी रायबरेली में पड़े हैं जो है रायबरेली जिले की किरकिरी कराते नजर आ रहे हैं। वहीं पे इनका स्टॉल पे जब यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं मिले और इसी को लेकर के काफी नाराज दिखे और DM हर्षिता माथुर के साथ में उन्होंने जो है उनका पूछा कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो इनके और कार्यकर्ता थे वहां पे थे
लेकिन वो अधिकारी का कहना था वो वॉशरूम में थे, और उसको लेकर के डीएम ने काफी जो है नाराजगी दिखाई। और खासकर जो है अगर बात करें तो जो पवन कुमार सीतापुर एमएलसी हैं, जो आए थे आज मुख्य अतिथि के रूप में रायबरेली, उन्होंने भी काफी नाराजगी दिखाई जल जीवन मिशन के अधिकारी शफीकुर रहमान को लेकर के। वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे नहीं रही, जिस तरीके से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, उसको लेकर के काफी नाराजगी दिखी है। जी राहुल, ये तो वही बहाना हो गया जब बच्चे छोटे होते हैं, एलकेजी यूकेजी या 8th में होते हैं और होमवर्क करके नहीं आते, जब उनसे टीचर पूछती है कि अब टीचर पूछता है कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो इस सवाल के डर से वो वॉशरूम में या बाथरूम में छिप जाते हैं बचपन में। ऐसे ही अधिकारी हैं, काम ढंग से किया नहीं और वॉशरूम में, ऐसे लाखों अधिकारियों को सीधे ना किया जाए। धन्यवाद इस जानकारी के लिए, खबर को ब्रेक करने के लिए। अवनीश अवस्थी कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको स्क्रीन पर भी लेकर आइए। अवनीश, कानपुर नगर से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, जिस प्रकार से 8 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, सेवा सुरक्षा सुशासन को लेकर के लगातार वो कार्यक्रम, उसी कड़ी में आज जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो यहाँ पर मौजूद रहे। अवनीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आपने शुरुआत किया, बताया कि 8 साल पूरे हो रहे, वहां तक आवाज आई, उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, आपकी आवाज नहीं, जरा उसको दुरुस्त कीजिएगा। तब तक मैं जितेंद्र श्रीवास्तव से बात करता हूँ। बस्ती की आज की बड़ी खबर कौन सी है? जितेंद्र, आप बताइए। राहुल, अगर बात की जाए बस्ती की बड़ी खबर की, तो कल रात को वो वीडियो भेजा गया था कि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर साफ एक आरोप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि 16 से 17 साल के एक नाबालिग बच्चे को पुलिस थाने में उसको ले जाती है, उसके साथ में 3rd डिग्री उसको टेम्परेचर देती है, जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है, और जब लड़के की कुछ हालात बिगड़ती है तो उसे उसके घर लाके छोड़ दिया जाता है, जिससे लड़के की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं राहुल, सवाल काफी बड़ा खड़ा हो रहा है, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक है या डीजी की बात की जाए तो लगातार नजर भी बनाए रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल राहुल ये हो रहा है कि अगर जो है इतना बड़ा थाना है, क्या थाने में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, उस नाबालिग बच्चे की मृत्यु हो जाती है और जो पुलिस के आला अधिकारी है उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ महज 5,000 रुपए ना देने के कारण एक मासूम नाबालिग बच्चे की जान चली गई, उस माँ की जो है गोद सूनी कर दी गई। कहीं ना कहीं राहुल, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है इस बात को लेके कि थाने में इस तरीके से। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या नाबालिग को थाने में बैठा के उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर देना, क्या यह पुलिस के हक में है या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, या उनको इस तरह का राइट है कि वो नाबालिग को बैठा सकती है? राहुल, एक चीज यह भी है, लेकिन इस बारे में जब बस्ती के पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में 2 लोगों पे कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या युवक की जान जाना, नाबालिग की मृत्यु हो जाना और पूरे थाने में सिर्फ 2 ही सिपाही जिम्मेदार थे, वहां के थाना अध्यक्ष महोदय की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? राहुल, सवालिया निशान अभी भी ये खड़े हैं। जाहिर सी बात है, वहां के थाना अध्यक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जिसमें उनकी लापरवाही है। साफ तौर पर जितेंद्र ये नजर आ रहा है, जैसा कि आप इस खबर के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आदर्श गुप्ता किसी के साथ बैठे हुए हैं, हरदोई से हमारे संवाददाता है, और किसी लड़की या महिला के साथ बैठे हुए हैं वो। आदर्श, खबर कौन सी हरदोई की और आप किसके साथ बैठे हैं? राहुल, हम आपको बताना चाहेंगे हरियाणा थाने का एक पन्ना गांव का एक मामला है, जहाँ पर दबंगों ने घुसकर महिला और उनकी बेटी और उनके बच्चों को मारा है, और मारने के बाद में तो उनको घर से निकाल दिया है। बाद में फायरिंग की गई है, जो आरोप कराने की महिला हमारे पास बेटियां भी बनी है, उसके साथ ये कृत्य किया गया है, और इन्होंने पुलिस अधीक्षक को गुहार लगाई है और गुहार रिटर्न एप्लीकेशन दी है, और अब ये हमारे आईडीसी के माध्यम से गुहार लगाने की तो है सुनवाई की जाए, और क्या है पूरा मामला ये बताइए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका दीक्षित है, पन्ना पूर्वा से हूँ। क्या है पूरा मामला? मेरा पूरा मामला कि हम लोग ऐसे पापा को ढूंढने गए थे, पापा नहीं मिल रहे थे, तो जो हम लोग वहाँ आना जाना है, मतलब पापा का आना जाना है,
गांव में ही। तो उनसे पूछने गए आप बाबा और चाची थी, आपने क्या हमारे पापा को देखा? तो उन्होंने इधर आए हैं क्या? तो उन्होंने बुलाया कि हाँ इधर आओ, है तो आता हम बताते हैं। उन्होंने बुलाया, हमारा भाई आगे बढ़ा तो उन्होंने हमको खींच के अपने घर में, हमको हमारे भाई को बहुत मारा। और मारा हम लोग को जैसे तैसे छुड़ा के हम लोग अपने घर भागे हैं। तो 1-2 घंटे बाद हम लोग मतलब फिर से पापा को ढूंढने लगे हैं। पापा को ढूंढने लगे तो ढूंढने के बाद हम लोग अपने घर में, तो उन लोगों के फिर से वो रिश्तेदार उनके मतलब जो रिलेशन से बुलाया उन लोगों ने, हाँ उन लोगों ने बुलाया। तो उन लोगों ने मेरे घर पे फिर चढ़ाई की है, तो चढ़ाई की, मेरा घर सारा तोड़ फोड़ दिया और सारा सामान उठा ले गए। हम लोग के कपड़े तक, मतलब भाई की शादी हुई थी, हाँ भाई की शादी हुई थी, सारा जेवर अभी 12 अप्रैल को हुई थी पिछले साल, 12 जुलाई को। तो सारा सामान था, जेवर जितना भाभी का था, भाभी का पचार वगैरह सारी सब कुछ उठा लगे। हम लोग का कुछ नहीं रखा है उन लोगों ने। क्या आपने किसी कहीं एप्लीकेशन दी? जी सर दी, मैंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी, हम सबको भी दी। उनकी दूसरी व्यक्ति बैठी है, उनको भी मारा पीटा, हाँ उसको भी लेकर सामने ला रहे हैं आपके, क्या है बोलो? हम लोग पूछते इतने के बाद उन्होंने मेरे घर पे घुस के सारा सामान चुरा लिया, हम लोग को छोटी कर लिया और पानी भी अलग लूट लिया अपना सामान, अलग जाने की सोच रहे तो वो लोग बैठे हैं, अभी लोग गाँव के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। अब इनकी माता जी हम नहीं, और हमारी माता जी बैठी है, माता जी को भी मारा है, कल आपने कहा था आपसे कर जाओ, और वो और हम पत्रकार के साथ गए थे और वहाँ मेरा बंदी के लेके घर में मेरी गाय हमारी और प्यासों से मर रही, केवल को भी लगा दिया और सारा गरीब मरीजा यार बराबर के खेत में कर रही। हम जैसे तैसे निकल के गेहूं के खेत में रात भर खड़े रहे, 7 बजे उठ के सब हमको ढूंढ रहे थे मारने को, बोल रहे थे हमारे घर में घुसके उन्हीं ने बदली और वो राम और उसकी लड़कियों तीनों चारों और वो आपने एप्लीकेशन कहाँ खा दी है? निकलने लगी के बाद देखा जब निकल पाए मेरे तो कप्तान के साथ जाओ अरे लेके गए थे। अगर वो उसके साथ तो के साथ और मेरी कोई रखा था वो भी मारा उसने आपको पता है तो रिश्तेदारों से बहुत किराया दे रहे हैं, हम क्या करें? ऐसी जिंदगी में क्या जिंदगी है जो कोई सुन नहीं रहा है। इस जिंदगी में तो हमारे साथ खाने को नहीं रहा करने वाले थे राहुल जी, ये जो है महिला रो रो कर गुहार लगा रही है कि हमारे और कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तब 10 दिसंबर का है, इनके बच्चों को मारा गया है, घर में पार्टी की गई है, तो लेकिन इन्होंने पता को कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम ये चैनल के माध्यम से अपनी बिल्कुल देखिए, हमेशा आदर्श गुप्ता की पत्रकारिता में जो सरोकार की बात होती है वो दिखता है। आदर्श ने इन पीड़ितों की आवाज बनने का काम किया है। ये महिला जो रो रही है INC24 उत्तर प्रदेश के सामने, इसका हिसाब देना और इसे न्याय दिलाना होगा हरदोई के कलेक्टर को, हरदोई के पुलिस अधीक्षक को। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि ये वो प्रदेश है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
लेकिन आखिरकार इस महिला को रोना क्यों पड़ रहा है? अपनी बात को कहने के लिए रो रो कर ये क्यों कह रही है? इन पीड़ितों की आवाज को सुनना होगा, इन पीड़ितों की आवाज को दबाया नहीं है। आदर्श ऐसे ही सरोकार वाली पत्रकारिता आप करते रहिए। आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवनीश अवस्थी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और चूंकि 12 बजे 12 खबर में जो आखिरी सेगमेंट है, अवनीश से पहले भी मैंने बातचीत की कोशिश की थी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। अवनीश, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आज आपके जिले से यानी कानपुर नगर से सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, जिस तरीके से सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सेवा सुरक्षा और प्रशासन की बात कर रही है, उसी कड़ी में लगातार उसने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से आज उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक है वो यहाँ पर कानपुर में मौजूद है। लगभग 2 घंटे यहाँ पर वो रहेंगे और सरकार के द्वारा, जो उनकी पार्टी के द्वारा जो भी, या शासन के द्वारा जो भी कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं उन सभी में अध्यक्षता करने वाले हैं और बताने वाले हैं, जो भी जनता है उनको बताने वाले हैं कि उनके जो 5 साल का कार्यकाल है वो, और जो ये 3 साल का कार्यकाल बीता है उसमें किस तरीके से उन्होंने सरकार के माध्यम से लोगों को कितना फायदा दिलाने का कार्य किया है और किस तरीके से सेवा सुरक्षा प्रशासन की जिस तरीके से बात वो कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को इस तरीके के जो सुविधाएं हैं उनको साफ तौर पर मिल रही है। तो लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पर डिप्टी सीएम के जो है ब्रजेश पाठक वो यहाँ पर रहने वाले हैं। राहुल, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए अवनीश अवस्थी आपका। और भदोही से हमारे आखिरी संवाददाता अवनीश अवस्थी, अवनीश नहीं माफ कीजिएगा, अवनीश तो कानपुर नगर से थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। बाबू अभिषेक सिंह भदोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, भदोही से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल जी, अगर भदोही की बड़ी खबर की बात की जाए तो जो 8 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसके संदर्भ में आज दूसरा दिवसीय मेला रहा। आज मेले में शिरकत करने AK शर्मा पधार चुके हैं भदोही जनपद में। और इसके बाद एक बड़ी खबर रात में कल घटी, जो भदोही को कहीं ना कहीं एक नया नजीर मिला। यहाँ लगभग 4 लोगों से मुठभेड़ हुई पुलिस की, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें एक को पैर में गोली लगी है। पुलिस के इस जो है कि कारनामे से कहीं ना कहीं एक बड़ा अंजाम जो है कि देने वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं सफलता अर्जित की। इसके बाद दूसरी खबर रही है कि एक फूड ऑयल फैक्ट्री जो है कि अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें पतंजलि जैसे ब्रांड का जो है कि दूसरे तरीके से सेल किया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। उसमें जो है कि यह जो व्यापारी था यह पकड़ा गया। तो इस तरीके से लगातार पूरे जनपद में भी लगातार ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं व्यापार में भी अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे व्यापारी आज तक ऐसे कैसे चले आ रहे हैं जो वास्तव में खुद की ब्रांड कोई नहीं है उनकी, दूसरी ब्रांडिंग के जो है स्टिकर लगा करके ऑयल बेच रहे हैं, क्रीम बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं। ऐसे नए नए कारनामे देखने को नजर आ रहे हैं। जी राहुल जी, तो के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बाबू अभिषेक सिंह भदोही से जानकारी दे रहे थे। और 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोजाना इसी समय यानी 12 बजे आज उत्तर प्रदेश के साथ जुड़िए, आपके प्रदेश की पूरी खबर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।